हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 26 को स्टार्ट करते हैं। रात 1:30 बजे के करीब अपनी मुश्तिका कार को जब आदि ने अपने अपार्टमेंट के सामने रोका तो सबसे पहले अपनी चहेती कार से छलांग लगाकर कूदने वाला रहीम था। वो हालिब की एक्स्ट्रा करती हुई आंखों से यह अंदाजा लगा चुका था कि वो उसके अजीम कारनामे के बारे में जान गया है। और अभी फहीम को डॉक्टर को दिखाने के बाद तो हालिब उसको और ज्यादा खूनख्वार नजर से देखने लगा था, क्योंकि डॉक्टर ने फहीम का मुकम्मल चेक करने के बाद स्टूल चेक करके उन्हें बताया था कि कुछ देर पहले ही फहीम को खाने की किसी चीज में मोशन की दवा डालकर दी गई थी और ये भी के उस तरह की दवाई आमतौर पर कुत्तों को पेट खराब होने पर दी जाती है, जो इतनी असरदार होती है कि उसकी कुछ बूंदों से ही पेट में तबाही मचाई जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर आदि और हालिब का मुंह हैरत से, जबकि फहीम का सदमे से और बेयकीनी से खुला रह गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे किसी ने कुत्तों के मोशन की दवाई खिलाई है, और वो भी मुराद विला में, जहां वो गया भी आज पहली बारी था। वहां उसके साथ ये दलील हरकत कौन कर सकता है? इस कार में तो किसी के साथ उसकी दुश्मनी नहीं थी, फिर क्यों कोई ऐसा करेगा? न जाने ये किसकी कारस्तानी थी, मगर उसका हमेशा बेचारे और मासूम फहीम को भुगतना पड़ा था। उसके पेट में जबरदस्त किस्म का इन्फेक्शन हो गया था और डॉक्टर ने उसके चेकअप के बाद फौरी एंटी इन्फेक्शन ड्रॉप्स लगा दी थी, ड्रिप लगा दी थी, जिसको खत्म होने में पूरे 2 घंटे लगे थे। इन 2 घंटों तक गालिब ने किस तरह खुद को कंट्रोल किया था, ये सिर्फ वही जानता था। लेकिन इतना तय था कि अगर रकीम ने यही छिचोरी हरकत की थी तो आज रकीम की है नहीं थी। इन तीनों के हाथों रकीम के शहादत हाथों होने यकीनी थी। रकीम भी आज सच खुलने पर अपने मुतवक्का अंजाम के बारे में जानता था। उसे पता था कि सच सामने आते ही वो तीनों उसका हशर नशर कर देते, इसलिए डॉक्टर के यहाँ से घर आते ही वो हालिब की खतरनाक चूड़ियों से बचता हुआ फौरन गाड़ी से उतरा था। उससे पहले कि हालिब उसको दबोच लेता, उसने चुपके से किसस जाना ही ठीक समझा था। आदि, तेरे बॉक्सिंग ग्लव्स कहाँ हैं? हालिब ने फहीम के साथ अंदर की तरफ बढ़ते हुए अचानक गेट पर रुककर आदि से पूछा। अंदर मेरे बैग में है। क्यों, क्या हुआ? तू क्यों पूछ रहा है? आदि ने गाड़ी लॉक करते हुए मुस्तूर से अंदाज में जवाब दिया। बस काम था कुछ, तू अंदर आकर मुझे निकाल कर दे, आज एक ट्रायल मैंने भी ले लूं तेरा। हालिब बोलता हुआ फहीम को अंदर लेकर चला गया था और फहीम इस वक्त बहुत ही नकाहत महसूस कर रहा था। वो मुराद विला में ही 10 दफा वॉशरूम गया था और अब उसकी टांगें भी कमजोरी से बेजान से हो गई थी। हालांकि डॉक्टर ने उसको दर्द के लिए मेडिसिन दे दी, जिससे उसे काफी अफाका भी हुआ था, मगर दवाई लेने के बाद भी वो काफी वीकनेस महसूस कर रहा था। फहीम को सहारा देते हुए अंदर लाकर हालिब ने उसे लाश में पड़े हुए काउच पर बैठा दिया था और उसका मेडिसिन वाला छापर भी उसके पास रखकर वो स्कूल से फिर जाकर उतारने लगा। तब तक आदि भी अंदर आ चुका था, लेकिन रकीम गदर के सर से सींग की तरह गायब था, जबकि वो घर में इन तीनों से पहले दाल हुआ था। आदि, जल्दी से ग्लव्स निकाल कर दे, मेरे हाथों में खुजली हो रही है। हालिब ने कहते साथ ही वाकई अपने हाथ को जाने शुरू कर दिए थे। तभी किचन में पानी पीते जाता हुआ आदि रुका बगौर को देखने लगा। मगर तो करे क्या क्या इन ग्लव्स का? किस पर अपने हाथों की खुजली मटाएगा? पागल हो गया है क्या? आगे ही फहीम टूटा फूटा पड़ा है और अब क्या उसे फिर से तोड़ेगा? आदि ने मोहब्बत सा मुस्कुरा कर कांच पर नींद दराज फहीम को छिड़ा, जो उसकी बात सुनकर तरफ कर सीधा हुआ था। सोची भी ना, कमीनो, मैं कोई मुफ्त का माल हूँ जिस पर जब दिल चाहे तुम हाथ साफ कर लोगे? बीमार हो मगर कमजोर समझने की गलती मत समझना, अब तो तुम दोनों ने अकेला निपट सकता हूँ। फहीम बढ़कर बोलता हुआ इन दोनों को घूरने लगा था। ओ भाई, लेट जा, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, अभी तक तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, लेकिन तुम मजीद बुला तो एक मुक्का सबसे पहले तेरे मुंह पर मारकर तेरी बोलती बंद करूंगा। और आदि बेटा, अच्छे बच्चे ज्यादा सवाल नहीं पूछते, जल्दी जा और ग्लव्स लेकर आ, तब तक मैं जरा इस हैंडसम कमीने को पकड़ कर लाऊं जिसने यह सारा गंद फैलाया है। आज रेहान चाचू के 4 बेटों में से एक जरूर कम होगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। हालिब ने दोनों हाथों से मुक्के हवा में लहराते हुए गायबाना किसी का मुंह तोड़ा था और एक नजर आदि को देखा, उसकी आंखों से इशारा करके अंदर जाने के लिए कहा था, जबकि फहीम नासमझी से हालिब की बातें सुन रहा था। आदि भी आंखें सुखाकर हालिब को देखता हुआ अंदर अपने मुश्तरका बेडरूम में चला गया था, जहां पर सामने ही लड़की में जूतों समेत बेड पर लेटा हुआ था। उसने मुंह से लेकर घुटनों तक कम्बल ओढ़ा हुआ था। आधी टांगे बिस्तर पर और आधी नीचे लटक रहे थे। ओ भाई, अब तुझे क्या हुआ? तू क्यों ऐसे आड़ा तिरछा होकर लेटा हुआ है? सीधा होकर सो ना, और ये जूते तो उतार दे। ये आज हो क्या रहा है यार? तुम सब क्या आज मुराद विला से कोई खास किस्म का डिनर कर कर आए हो? सबके सब हिले हुए हो, क्यों महसूस हो रही है मुझे? अजीबो गरीब बातें कर रही हो। इधर बाहर हालिब इतनी रात में न जाने किसको धोने के मूड में है, मुझसे बॉक्सिंग ग्लव्स मांग रहा है। फहीम किसी ने कुत्ते के मोशन की दवाई खिला दी और अब तुम इधर आकर यूं ही आंधा ऊंधा सीधा लेटा पड़ा है, जबकि सब जानते हैं 3 बजे से पहले तू पलक तक नहीं झपकता। तो फिर आज क्या हुआ? अबे बोल तो सही, मुझे पता है तू जाग रहा है।
मगर बोल नहीं रहा, बोल ना। आदि अलमारी के निचले हाने से एक बैग बाहर निकालकर उसमें से बॉक्सिंग ग्लव्स निकालने के साथ साथ बोलता भी जा रहा था, मगर रकीम ने जब उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया तो आदि ग्लव्स फेंक अपने साथों से झंझोड़ने लगा। जवाबन रकीम ने एक जोरदार लात के उसे खुद से दूर फेंका था। क्या मुसीबत पड़ गया तुझे? अब बंदा चैन से सोए भी ना, कब से कवे की तरह काएं काएं किए जा रहा है। शराफत से दफा हो जा बाहर, वरना मुंह तोड़ दूंगा। रकीम ने बड़हम लहजे में शहादत की उंगली आदि को दिखाते वार्न किया था, जो कि हैरत से मुंह खोले फर्श पर पड़ा हुआ रकीम के जरहाना अंदाज को होन की तरह देख रहा था। वो अभी कोई रिएक्शन देता उससे पहले ही हालिब और फहीम भी अंदर आ गए थे। हालिब ने लपक कर आदि के पास पड़े हुए ग्लव्स उठाकर जल्दी जल्दी पहने और आदि को उठाकर सीधा खड़ा किया था। ओ, तो यहाँ पहले से फाइटिंग फाइटिंग खेला जा रहा है। मैं तो सोच रहा था कि अभी जाकर मैं शुरुआत करने वाला हूँ, मगर चल भाई रकीम, अब जल्दी से बक असलियत बता के सच्चाई क्या है। अगर जो तूने मान लिया ना अभी के आज फहीम के साथ जो छोटी हरकत हुई है उसके पीछे तेरा ही हाथ है। मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ ना कि मैं तुझसे कुछ ना कहूंगा और ना ही आदि कुछ बोलेगा, मगर फहीम भी तुझे माफ कर देगा। लेकिन अगर तू अब भी ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कुछ न बोला और ऐसे ही बैठा रहा, याद रख मैं तेरा वो हाल करूंगा कि खुद की शक्ल आईने में देखकर चीख पड़ेगा। हालिब अपने ग्लास वाले हाथों को अपने सामने की भी बॉक्सर के अंदाज में चलाता हुआ बोला था। वो धीरे धीरे रकीम की तरफ बढ़ा था। कौन सी हरकत? मैंने कुछ नहीं किया। तुझे कोई गलत फहमी हुई है। बैठा बैठा रकीम हिकला कर बोलते हुए नामहसूस अंदाज में खिसकता हुआ पीछे हो रहा था, क्योंकि हालिब की बात सुनकर फहीम और आदि भी उसकी तरफ शशतर से देख रहे थे। हालिब जो कि रकीम को धमकाकर उम्मीद कर रहा था कि वह आसानी से सच बता देगा, रकीम के यूं अनजान पड़ने की एक्टिंग देखकर वह फुल जलाल में आ गया था। उसने एक ही जश्न में आके बढ़कर रकीम को शर्ट से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, मगर रकीम उसकी गिफ्ट से चिकनी मछली की तरह फिसल कर बेड के पीछे जा कूदा गया। आदि, फहीम, पकड़ो इस कमीने को। फहीम, तुझे इस दलील इंसान ने ही वो कुत्तू के मोशन वाली दवाई खाने को दी थी। पकड़ से, ये बेहुदा छछोर आदमी आज बचना नहीं चाहिए। पकड़ो इसे। हालिब चलाता हुआ बैठ के एक तरफ से रकीम के पास पहुंचा था, जबकि फहीम भी तेजी से बेडरूम के दरवाजा लॉक करता हुआ बेडरूम के दूसरी तरफ आदि के पास पहुंच गया था। देखो, रुक जाओ तुम तीनों। अगर तुम में से किसी ने मुझे हाथ में लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। ये मुझे उस हालिब के बच्चे की धमकी की वजह से करना पड़ा, जो अब बड़ा नेक बनकर सच्चाई सच्चाई की बीन बजा रहा है। उसने धमकी दी थी कि हम सफी को किसी भी तरह से बाहर भेजे, वरना ये हमारे प्यार की कहानी शुरू होने से पहले खत्म कर देगा। और सफी को बाहर भेजने का कोई और तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फहीम के जूस में वो दवाई डाली थी। मुझे नहीं पता था कि वो दवा इतनी तेज होगी। वो तो मैंने जब गिफ्ट लेकर आ रहा था तो मिस्टर असमत अपने घर के बाहर मिल गए थे। मैं उनसे हेलो हाई कर रहा था, तब उन्होंने मुझे अपने डॉग की तबीयत को बताया, अपने घर की बैक साइड लेकर गया। जब मैं वहां पर गया तो अपने डॉग को ये दवाई दे रहे थे, क्योंकि उनका पेट खराब था। वहीं से मैंने टेबल पर रखी हुई 2 बॉटल में से एक बॉटल उनसे ये कहकर ले ली कि मैं पाकिस्तान में अपने कुत्ते पर दवाई ट्राई करूंगा। सोचा था कि फहीम के सबसे बड़े दुश्मन अशफाक अंकल के कुत्ते को ये दवाई खिलाऊंगा, या तुम लोगों से कभी पंगा होगा तो इसका इस्तेमाल करके तुम्हारी अक्कड़ ठिकाने लगाई जा सकती है। मगर मुझे नहीं पता था कि आज ही वो नौबत आ जाएगी। मैंने तो उसकी दवाई की बस 3 बूंदे उसके जूस में डाली थी, मगर फहीम के स्टमक ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। अब मुझे छोड़ दो, मैंने सब सच बता दिया तुम्हें। दोनों हाथों अपने बचाव के लिए आगे करते हुए हकीम उसको डिटेल से सारी बात बता दी थी, जबकि फहीम शशिदर से मुंह खोले उसकी सारी कम्युनिटी को सुन रहा था, उसकी सारी कमेंट्री को सुन रहा था। आदि और हालिब का हाल भी उसे मुतफिक ना था, यानी कि रकीब इन कुत्तों के मोशन के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई देने के सोचे बैठा था, ताकि वो कुत्तों की तरह छी ला हो ला कुत्ता। तोबा तोबा, ये आदि और हालिब ने बेसाता झिड़झिड़ से ली थी। तू इतना बड़ा कमीना निकलेगा ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे दिल में इंसान का दिल है या किसी भेड़िए का? साले, तू हमें कुत्ते की मौत मारना चाहता था। यह सोचने से पहले तेरा कलेजा ना कांपा। सफी को बाहर बेचने का हालिब ने मुझसे और आदि से भी कहा था, मगर हमारे दिमाग में दूर दूर तक ऐसा कोई भी हरफाती आइडिया नहीं आया था। और तू, तेरे इस कमीने दिमाग में हर वक्त शैतानी ख्यालात ही बनते रहते हैं। बेहुदा छछोरे शैतान के फेक स्टूडेंट, तूने मेरे साथ इतनी बड़ी बेवफाई की रकीब। तूने उस कंग फू पांडे की धमकी से डरकर मेरे पेट पर कहर तोड़ दिया, वो भी आशा के सामने। उसी के घर पर तूने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत दी, मेरी पूरी शाम तबाह कर डाली, पूरी मुराद फैमिली को परेशान करके रख दिया। वो सब इतना शर्मिंदा हो रहे थे। उमता कितनी परेशान हो गई थी। वो बेचारा उस्मान बिन हारिस मुझे बार बार वॉशरूम में लेकर जा रहा था, और तेरे कमीनेपन की वजह से मैं इतने नेक लोगों का शक कर रहा था, जबकि सब किया कराया तेरा था।
बेड़ा गर्क करा दिया है तूने मेरी आज की सारी तैयारी का। सत्यानाश हो तेरे, कीड़े पड़े तुझे, कितना जलील इंसान है तू। तेरा कीमा बनाकर मिस्टर असमत के उसी कुत्ते को ना खिलाया तो मेरा नाम भी फहीम दुरानी नहीं। गम से चूर चूर लहजे में बोलते हुए फहीम ने आहट में गुस्से से दौड़ते हुए तेज से आगे बढ़कर रकीम को दबोच लिया था। मार हाली, पहले तो अपने हाथों की खुजली मिटा, फिर मैं इस हैंडसम कमीने की सूरत बिगाड़ दूंगा। मार, तेज तेज बोलते फहीम ने रकीम को दोनों बाजू से दबोच कर उसके हाथ पीछे कमर की तरफ बांधते हुए बोले थे। रकीम खुद को छुड़ाने के लिए लगातार मजामत करा था, मगर फहीम ने ठीक कहा था कि वो बीमारी में भी अकेला उन पर भी बारी पाट सकता है, और यही हुआ था। उसने साथी से रकीम को जकड़ा हुआ था। फहीम ने जोर से चिल्लाकर जैसे ही हालिब से रकीम को मारने की दावत दी, तभी हालिब ने रकीम के गड़े बाण को एक हाथ से पकड़कर गुस्से में उसके मुंह पर पंच मारा था, जो कि चेहरा उधर उधर करने से मुंह की बजाय रकीम की दाईं कनपट्टी पर लगा था। तभी अपना वार हारी जाता हुआ देखकर हालिब ने एक के बाद एक लगातार 3 पंच उसके मुंह पर मारे थे, जो कि ऐन उसकी नाक, आंख और गाल पर पड़े थे। मगर चूंकि रकीम की गलती थी, इसलिए वो ये मार सह गया था। हालिब के साथ साथ आबादी भी उछलता हुआ उसे मारने को आगे बढ़ाया था, जबकि रकीम को पीछे से दबोच कर खड़ा हुआ फहीम हालिब के हर पंच पर जोर से चिल्लाता, हालिब मार बोलकर हालिब को पिकअप कर रहा था। मगर रकीम इधर उधर होता हुआ मुसलसल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन हालिब उसकी मुजाहमत पर मजीद बिफर कर उसे मारता जा रहा था। और फिर जब आदि ने भी हालिब के पास आकर खड़े होते रकीम के पैर में एक जोरदार मुक्का मारा, तो रकीम की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। उसने एक तेज गूंजदार चीख के साथ इन तीनों से खुद को झटके से छुड़ाया और एक जोरदार लात मारकर हालिब को पीछे फेंका। उसके बाद आदि के मुंह पर पंच मारकर उसे सर किया और आहत में आकर पीछे खड़े हुए बीमार के पैर में कोहनी मारकर उसे खुद से दूर धकेला था। फहीम अपने पहले से दर्द करते पैर पर उसकी कोहनी की जरब खाकर बिलबिला उठा था और उसने चिल्लाते हुए दोबारा रकीम पर अटैक कर दिया था। वह रकीम को गिरबान से पकड़कर खींचता हुआ बेड तक लाया था। इस दौरान फहीम के खींचने से रकीम की शर्ट फाट गई थी, मगर फहीम उसके सर पर वाकई भूत सवार था। उसने रकीम को बेड पर फेंकते हुए आदि और हालिब को इशारा किया था और फिर तीनों ने एक साथ ही रकीम पर हमला करके उसे दम कर रख दिया था। वो इन तीनों की लातें, घूंसे और थप्पड़ खाकर ऐसे बिखरा पड़ा था जैसे समंदर में तूफान आ गया हो। इन तीनों से अच्छी खासी पिटाई खाने के बाद रकीम ने भी उनसे शानदार बदला लिया था। वो अपने ऊपर हमला करने वालों को एक के बाद एक मुंह तोड़ जवाब देने लगा था। जब भी फहीम आदि या हाल ही में से कोई उस पर अटैक करता, वो उन्हें हाथ के हाथ एक के दो लगाकर खुद से दूर फेंकता और फिर दूसरे को पकड़कर मारने लगता और फिर बाकी दो उस पर हमला कर देते। वो फिर से उन्हें फेंक कर तीनों में से किसी एक बंदे को पकड़ लेता। इस तरह वह खुद उसे भी मारे थे और बदले में उसकी मार भी खा रहे थे। रकीम ने जितनी मार इन तीनों से खाई थी, इतनी आदि और हालिब ने भी उससे खाई थी। फहीम को रकीम ने बीमारी और कुछ गिल्ट में जरा राय दे दी थी और उस पर हल्का हाथ रखा था, वरना उसका भी हश्र आदि और हालिब जैसा ही होता, जिसकी हालत रकीम की तरह ही काफी मदहोश हो चुकी थी। आदि अगर नेशनल लेवल का फाइटर था, फहीम बेहतरीन एथलेटिक था और हालिब कंग-फू पांडे में ब्लैक बेल्ट था, जो कि रकीम भी इन तीनों का भाई, दोस्त और मुस्तकबिल पुलिस का एक पुलिस वाला था। वो कई सालों से जिम में पसीना यूं ही नहीं बहा रहा था। वो अपने शहर के शोहरत याफ्ता था, जिम की कोचिंग में भी उसे यूं ही ऑफर नहीं की गई थी। वो इन तीनों से किसी तौर पर कम नहीं था, बल्कि अपनी मस्कुलर ब्लड की वजह से वो रूहान से बड़ा लगता था। और हालांकि वो रूहान भी रेगुलर जम जाता था, मगर वो रकीम की तरह घंटों जिम में टाइम वेस्ट नहीं करता था। बस रूटीन एक्सरसाइज करके 1-1.5 घंटे में चला जाता था, जबकि रकीम सुबह और शाम 3-3 घंटे जिम में वर्कआउट करता था। जब तक उसकी बॉडी बिल्कुल जवाब ना दे जाती, तब तक वो जिम से बाहर नहीं निकलता था। 2 घंटे चलने वाली उस फाइट के मोजर असरात इन चारों के जिस्म और चेहरों पर नजर आने लगे थे। रकीम हासी अबतरी हालत का शिकार था, मगर आती हालत की हालत भी हासी बिखर गए थे। फहीम भी पेट पकड़े हुए नडाल सा अपने बेड पर बैठ गया था। उसके सर, चेहरे और कंधों पर चोट आई थी। रकीम को इन तीनों ने सजा के तौर पर तोड़ फोड़ के सामने सोफे पर फेंक दिया था, जहां उसने बैठकर इन तीनों की शामें नकाबले बयान कसीदे पड़े थे। जैसे इन तीनों ने सुर चेहरे के साथ एक ही 3 सुनाकर रकीम को मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया था। अब दोबारा उनके अंदर इस हैंडसम कमीने से पंगा लेने की हिम्मत नहीं बची थी। इन तीनों की हालत बेहद खराब हो चुकी थी, इसलिए अब सिर्फ जुबानी कलामी ही वार हो रहे थे। तूने मुझसे इतना खतरनाक पंगा लेकर ठीक नहीं किया रकीम, तू तो आस्तीन का सांप निकला। मौका मिलता है तूने मुझे डस लिया। अब तो इंतकाम के लिए तैयार है ना? तूने आयशा और मुराद फैमिली के सामने मुझे लेट डाउन किया ना? तुमने जो लेट डाउन किया है ना, तो अब मेरी तेरी शाम भी बर्बाद होगी। अब देख बेटा, मैं इस म्यूट अरबी स्नो वाइट के सामने तेरी कैसी बैंड बजाता हूँ। अब देखना तू, जस्ट वेट एंड वॉच। फहीम ने हाथ से अपना दुखता हुआ जबड़ा दबाते हुए चैलेंजिंग स्टाइल में रकीम को शहादत की उंगली दिखाते हुए कहा था, जबकि रकीम, जो कि फहीम को खून अशाम नफ्स से गुरा था, शर्म का नाम बिगाड़ने पर उसने
सोफे पर पड़ा हुआ कुशन खींच कर फहीम के मुंह पर मारा था। हाँ, देखता हूँ क्या कर लेगा तू, तुझे बल्कि तुम तीनों को अब दिखाऊंगा तो मैं, वो भी अच्छी तरह। मेला कपड़ा समझकर आज जो पटा पटक का धुलाई की है ना तुमने धोबी की औलादो, उनका हमेशा तो भुगतोगे तुम तीनों, देखना, यू विल पे फॉर इट। रकीम ने घूर का इन तीनों को देखते हुए घुरा कर कहा था, क्या कालेगा बे तू, हमने तेरी धुलाई की और तूने तो जैसे नियत बांध कर हमसे पिटाई खा ली है ना। जितना हमने तुझे मारा है ना इतना ही बदले में तूने हमें भी मारा है, और इतना बड़ा सीन क्रिएट करके अब तो अक्कड़ किस बात की दिखा रहा है। ये तो वही बात हुई ना, ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अगर इस मेडिसिन का डोज ज्यादा हो जाता तो अपना फहीम तो बड़ी जवानी में कुत्ते की मौत मार जाता। फहीम ने एक खूनवा गोली डाली जिससे बयान फौरन बदली गया था। मेरा मतलब है फहीम को कितना नुकसान होता इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट देखकर। अब तक वो बेचारा पेट पकड़े बैठा है। फिर फूफा जान और फुफ्फो को तो क्या जवाब देता, और तो रेहान चाचू तेरी खाल खींच कर कुत्तों के आगे डाल देते, लेकिन आफरीन ने तेरी ढठाई पर कि मानने को तैयार नहीं हुआ तो अपनी गलती, डीट बेगैरत आदमी, साले कमीने। फहीम को जिलालत दिखाकर भी तू बास नहीं आया, हमने तुझे गलती पर मारा और यूं ही नहीं, फिर भी तूने अपना हाथ हम पर अच्छी तरह साफ किया, बल्कि आज पहला थप्पड़ पटे तुझे किसी फरमामदार गद्दे की तरह चुपचाप गर्दन झुकाकर मार खानी चाहिए थी, मगर तू वाकई कमीना है। पहुंचते हुए हमें पाकिस्तान पहुंचने दे हमें पाकिस्तान। डैड, पप्पा जान, चाचू और बड़े पापा तीनों को तेरे करतूत बताकर मुश्तरी का डंडे न पड़वाए तो कहना, हाय कहाँ कहाँ मारा है काम बहुत ने, बता भी नहीं सकता। सालमो, कोई मेरी मेहरूसा को भी बुला दो, वो आकर टकोर ही काट दे। आदि ने रकीम को जीबा का मलामत करने के बाद कराहते हुए अपनी गर्दन और जिस्म पर लगी हुई चोटों को दबाते हुए दहाई दी थी। और रहा सवाल मेरे सफीन को बाहर बेचने की धमकी का, तो माय डियर कमीने, जो तूने असल में किया है ना उसकी नकल का लेना तो क्या किया जाता तेरा। इस असली सीन का नकली नाटक भी हो सकता था, कौन सा किसी को पता लगना था। बात सिर्फ सफीन को बाहर बेचने की थी, बस इतनी देर तुझे ये ड्रामा कंटिन्यूस करना था जब तक वो बाहर आती। उसके अंदर आते ही सब खत्म हो जाता। किसने कहा था तुझे फहीम को कुत्ते की दवाई देने के लिए, बोल। हालिब ने दोबारा तैश में आते हुए सामने बैठे रकीम को पानी की बोतल खींच के मारती, जो कि रोज रात को अपने बेड के साइड टेबल पर रखता था। बोतल रकीम की टूटी हुई कोहनी पर लगी थी, तभी उसने तैश में आकर वही बोतल वापस खींचकर हालिब के सर पर फेंके थे, मगर वह झुककर इस वार से बच निकला था। देखो अब बहुत हो गया तुम लोगों का लेक्चर, शराफत से मुंह बंद करके सो जाओ वरना फिर से मुझे उठना पड़ेगा और एक एक करके मुंह तोड़ूंगा मैं तुम दोनों का। रकीम भले ही दिल में अपने कारनामे पर शर्मिंदा था, लेकिन तीनों के सामने अभी डीठ बनकर उन्हें धमकियां दे रहा था जिस पर वो और भी भड़क रहे थे। मुंह तोड़ेगा तू, जाल चाल तोड़ कर दिखा आना। लेकिन उससे पहले आईने में शक्ल देखकर अपने जाकर खुद कितना वह टूटा हुआ है, आया बड़ा मुंह तोड़ने वाला। फहीम ने बनाकर एक बार फिर से उठना चाहा था, मगर हालिब ने उसे पकड़कर दोबारा बिठा दिया था। बैठ जाओ वापस, वरना इस बार तो उसने हल्के में लिया था ना तुझे, आपकी बार रायत नहीं करेगा, वो भी बहुत ही भड़का हुआ है। अभी तो कुत्ते की दवाई दी थी ना, अब कुत्ते की तरह मारेगा भी, और हम भी इस पोजीशन में नहीं है कि तुझे उसे बचा सके, इसलिए ठंडा रख और सुकून से बैठ जा। हालिब फहीम के सामने आकर खड़ा हुआ था। उसने सरगोशन अंदाज में झुककर लात फहीम के कान में रकीम के हाथों होने वाले इस मतोका हश्र का भी बता दिया था, क्योंकि हालिब की पीठ रकीम की तरफ थी और वो फहीम से बात भी सरगोशी में करा था, इसलिए रकीम उसकी बात नहीं सुन पाया था, मगर मशकूक नजरों से हालिब की पीठ को घूट जरूर रहा था, जो कि फहीम को न जाने कौन सी पट्टियां पर हारा था। मगर सामने बैठे फहीम की समझ में हालिब की बात अच्छी तरह आ गई थी, तभी वो भी खामोशी से वापस बैठ गया था। वाकई उसमें भी अब अकेले भिड़ने की हिम्मत ना बची थी। यार अब सो जाओ, बहुत ही थकन महसूस हो रही है और इतनी बेदर्दी से इस हैंडसम कमीने ने धुलाई की है ना कि नस नस दुख रही है। मेरे अंदर तो अब बोलने का स्टैंडमा भी नहीं बचा, मैं तो सो रहा हूँ। शराफत इसी में है कि तुम तीनों भी सो जाओ, गुड नाइट। आदि बेजार से कहता हुआ ब्लैंकेट ओढ़कर अपनी जगह पर लेट गया था। हाँ आदि सही कह रहा है, चलो सो, वैसे भी आज हम लोग आधे मसमरे सो ही चुके हैं। हालिब ने अपना बाजू दबाते हुए कहा था। उस सारे हंगामे में वो बिल्कुल भी भूल गया था कि आज इस फिल्म से वो क्या कह कर आया था। अभी फहीम और रकीब की बातों के दौरान उसे सनम के जिक्र पर फौरन सफीन की याद आई थी और साथ साथ सफीन को दी गई अपनी हदायत भी, इसलिए उसने अभी तीनों को जल्दी जल्दी सोने की हदायत की थी। वो चुपके से अपना फोन उठाता हुआ बाहर लाउंज में आ गया था। खुशी से धड़कते दिल के साथ उसने सफीन का नंबर डायल किया था और दूसरी तरफ बेल जार थी, मगर कोई कॉल पिक नहीं करा था। आखिरी बेल के बाद कॉल ड्रॉप हो गई थी। हालिब ने कान से फोन हटाकर तारीख पड़ती हुई स्क्रीन को घूरा और दोबारा नंबर डायल किया, मगर इस बार भी वही हुआ। उसको अब सफीन की लापरवाही पर गुस्सा आने लगा था। ठीक है, वह वक्त पर कॉल करना भूल गया था, मगर सफीन से जब उसने कह दिया था कि कॉल करेगा तो उसे बिना बात किए सो कैसे सकती है। आपको मुझसे अभी की अभी बात करनी पड़ेगी सफीन, अभी, चाहे कुछ भी हो। अगर आप सो गई है ना तो आपको जाकर जगाना पड़ेगा। आज मतलब आज सुबह को सूरज निकलने से पहले आपको मुझसे बात करनी होगी। जिद्दी लहजे में बोलता हुआ हालिब एक बार फिर से सफीन का नंबर डायल करने लगा था, मगर नो रिस्पॉन्स।
हालिब का गुस्सा अब उसके दिमाग पर चलने लगा था। तभी उसने बिना सोचे समझे तेजी से अपने मुश्तरका बेडरूम का रुख किया, जहाँ पर रकीब, फहीम और आदि आरी तरीके पड़े हुए गहरी नींद सो चुके थे। वो वाकई बहुत ही थके हुए थे, जो बिना चेंज किए कुछ ही मिनटों में गाफिल हो गए थे। हालिब ने अपने बेड के साइड पर पड़ी हुई गाड़ी की चाबियां उठाई और तेजी से बाहर आकर रूम को लॉक किया, और फिर लॉन्च में पड़े हुए सोफे से अपनी जैकेट उठाकर पहनी और एक हाथ से अपने बिखरे हुए बालों को सेट करता हुआ वो बिना अपनी चोटों की परवाह किए हुए घर से बाहर निकल गया था। कार में बैठते ही उसने एंगेजमेंट में चाबी घुमाई थी। आई एम कमिंग माई डॉल, इस भूल की सजा मिलेगी आपको। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए उसने कार स्टार्ट की और मुराद विला के रास्ते पर डाल दी थी।